पहचान हो चुकी है और आप जिन चेहरों को यहाँ पर देख रहे हैं, इन चेहरों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानते हैं। प्रवीण कुमार जी से सबसे पहला मेरा सवाल है, सर माइक उठा लीजिए प्लीज। अलका जी आप भी माइक ले लीजिए, शार्दुल आप भी माइक ले लीजिए। सबसे पहला मेरा सवाल है प्रवीण जी आपसे, खिलाड़ियों के लिए जो बेसिक इंफ्रा है, सरकार की पॉलिसी है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा पॉलिसी है, बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्रिकेटर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वेस्ट में, पश्चिम यूपी में, चाहे प्रियम गर्ग हो, चाहे पूर्णांक त्यागी हो, चाहे कार्तिक त्यागी हो, और शूटर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुश्ती में भी बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में लेकिन ये है कि एक क्रिकेटर्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्रिकेट की फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन और जैसे हॉकी हो गया, स्विमिंग हो गया, उसकी तो ख्याल में फैसिलिटीज कम है जी। अब क्रिकेट में अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर खिलाड़ियों की दिलचस्पी होती है, तो आप इस क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए क्या चुनौती देखते हैं? जो खिलाड़ी आते हैं उनके लिए क्या चुनौती है? क्योंकि ज्यादातर जो खिलाड़ी जो सपने देखते हैं कि स्पोर्ट्स में वो जाएं, तो सबसे पहले क्रिकेट नाम आता है क्योंकि इसे सबसे ज्यादा लोग पहचान पाते हैं। तो ऐसे में उन खिलाड़ियों के लिए क्या चुनौती दिखती है आपको? चुनौती कुछ नहीं है, मन लगा के खेलना चाहिए। बाकी तो लेकिन जितना वेस्ट से क्रिकेट में प्लेयर गए हैं, बहुत सारे प्लेयर गए हैं, मेरे ख्याल में 20 से 25 प्लेयर खेल रहे हैं यूपी के लिए, और इंडियन टीम का कैप्टन भी है प्रियम गर्ग। लेकिन जो दूसरे खेल हैं, जैसे स्विमिंग हो गया, कुश्ती हो गया, कुश्ती में अलका जी ने बहुत नाम रोशन किया, और शूटिंग में तो कर ही रहे हैं लड़के नाम, गौरव ने बहुत नाम रोशन किया। लेकिन एक इनके लिए एक अच्छे सा स्पोर्ट्स हॉस्टल होना चाहिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उसका थोड़ा अभाव है। अलका जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जो बेसिक इंफ्रा है, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं हैं, क्या आपको भी लगता है कि उसमें और बेहतरी की जरूरत है? जी बिल्कुल, मैं परवीन की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट का एनवायरनमेंट है हमारे मेरठ में, और मेरठ ही क्या, हमारे जो मेरठ के खिलाड़ी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा नाम कर रहे हैं, लेकिन और गेमों की अगर हम हालत देखें तो बहुत बेकार है। बेकार इसलिए कहूँगी क्योंकि जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? जब सरकार ने रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं, 2% का कोटा भी लगाया हुआ है, मैं ये बोलना चाहूँगी क्योंकि जो अभाव है हमारे खिलाड़ियों को, जो जॉब मेन होती है हर फील्ड में, वो हमारे खिलाड़ी को नहीं मिल रही है। जो एक ग्राउंड लेवल से बंदा उठ के आ रहा है उसको उसका जो सम्मान है वो नहीं मिल पा रहा है, जो कि मिलना चाहिए। मेरे साथ में, मैं रेसलिंग का मैं ज़्यादा जानती हूँ और भी खिलाड़ियों से मैं मिलती रहती हूँ, तो वो कहते हैं दीदी इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल ले ले, लेकिन जॉब नहीं है हमारे पास। तो ये हम किससे मिलें, किससे कहें? तो ये इस चीज़ का बहुत अभाव है। तो क्या आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता कि जब भी, क्योंकि आप ज़्यादातर स्पोर्ट्स में अभी तक आप जा चुकी हैं ज़्यादातर जगहों पे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बाहर के खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं? तो क्या आपको लग रहा है कि स्टेडियम के तौर पर, ट्रेनिंग के तौर पर, ट्रेनर के तौर पर क्या इन सुविधाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। ट्रेनिंग के तौर पे भी हमारे मेरठ में आप मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा फील्ड है जो इंटरनेशनल लेवल का बना हुआ है? एक भी फील्ड मेरे को आप बता दीजिए, सिर्फ क्रिकेट को छोड़ के, और वो हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। अगर हमारा क्रिकेट का फील्ड, अगर हमें फैसिलिटी वहाँ पे अच्छी मिल रही है तो हमारा रिजल्ट भी आ रहा है। तो ये नॉर्मल सी और एक बेसिक सी बात है। अगर हमें एक अच्छा लेवल का हमें ग्राउंड मिलता है तो हम एक अच्छी परफॉर्मेंस हम देंगे। अदर स्टेट में आप देखिए, हरियाणा को हम कंपैरिजन करते हैं, हरियाणा के खिलाड़ियों से हम कंपैरिजन करते हैं, तो उनके पास फैसिलिटी है, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हम जीरो हैं अभी। बस हमारे उत्तर प्रदेश से कुछ ही ऐसे नामी गिरामी खिलाड़ी निकले हैं जो अपने ही दम पे निकले हैं, अपना सपोर्ट उनको मिला है तब वो निकले। खासकर अलका, पश्चिम यूपी की अगर बात की जाए तो यहाँ से बहुत ज्यादा खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। शार्दुल, आप 15 साल की उम्र में आपने इतिहास रचा और अभी आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं। नहीं, पहली ऐसे नहीं लग रहा है। बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं और आपने जिस तरीके से नाम कमाया है, देश का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो कैसा रहा आपका सफर, मेरठ से इंडोनेशिया तक का सफर? अगर मैं पूछूं कैसा रहा ये पूरा सफर, दर्शकों को बताइए। सबसे पहले जैसे कि आप बता रहे थे कि क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, मेरा भी सबसे पहले क्रिकेट में था, लेकिन उसमें मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मैंने दूसरा स्पोर्ट ट्राई करा, बैडमिंटन।
फिर मैंने उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो सब ने कहा कि, और पापा ने मेन कहा कि शूटिंग ट्राई करो। तो फिर मैंने मेरठ में ही अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन मुझे अपना कैरियर परसूट करने के लिए मुझे दिल्ली अपनी कोचिंग वो करने लगी, क्योंकि अभी मेरठ में अभी हमारे पास रेंज नहीं है ओलंपिक लेवल के लिए, तो हमें दिल्ली जाना पड़ता है। अगर दिल्ली लेवल की रेंज मेरठ में हो तो बहुत इजी हो सकता है। जब मैंने दिल्ली में अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी अपने कोच मिस्टर अनवर सुल्तान के साथ, हम धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहे, और फिर एक स्टेप आया जहाँ पे हमारे ट्रायल थे एशियन गेम्स के। फिर क्या कहते हैं, हमने वो भी स्टेप अप कर लिया, और फिर वो मेडल आया, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, वो सब याद आ रहे थे कि क्या क्या हमने मेहनत करी। शार्दुल, कैसे आपने समझा, क्योंकि आप बहुत छोटे थे, जैसा आपने कहा कि सबसे पहले आपने भी क्रिकेट को समझा, जब आपने सोचा कि स्पोर्ट्स में जाना है तो सबसे पहले क्रिकेट को आपने समझा और आपने खेलने की कोशिश की। लेकिन कब वो मोमेंट था जब आपको लगा कि आपको शूटिंग में ही जाना है, आप एक बेहतर शूटर हो सकते हैं? पहले तो मैं क्रिकेट ही कर रहा था, लेकिन ये एडवाइस मेरे पापा ने दी, क्योंकि उनका पहले इंटरेस्ट शूटिंग में था। वो चाहते थे कि जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्समैन हो, तो उनका इंटरेस्ट था, वो हम कर रहे हैं पूरे ये इंटरेस्ट। प्रवीण जी, जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं, अभी अलका जी भी कह रही थी कि बहुत सुविधाओं की कमी है। जब हम दूसरी जगहों पर खेलने जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो वो खिलाड़ी आते हैं उनके मुकाबले कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग की कमी हमारे में लगती है, सुविधाओं की कमी लगती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल अलका जी ने बिल्कुल ठीक कहा। आप कर्नाटक ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, बेहतर उनके पास ट्रेनर है, बेहतर सुविधाएं हैं, बेहतर स्टेडियम्स हैं, बेहतर फिजियो है। हमारे यहाँ पे नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग अपने आप ही मेहनत करें, हम लोग ने, मैंने भी जैसे खेला हूँ, मैंने अपने आप ही मेहनत करी, अपने आप ही हम लोग पिच को तैयार करते थे। ठीक है, क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो क्रिकेट में उस लहजे से हो भी रहा है, अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं उनमें अच्छे ट्रेनर होने चाहिए, स्पेशल कोचिंग सेंटर होने चाहिए, स्पेशल कोचेज होने चाहिए, तो उसका थोड़ा अभाव है, उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी, आपको लगता है कि पश्चिम यूपी की अगर हम बात करते हैं तो आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम होना चाहिए, सुविधाएं इतनी बेहतर होनी चाहिए कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की स्पिरिट को हम बढ़ावा दे सके, उस तरीके से उस क्षेत्र में क्या पहल होनी चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। चाहे क्रिकेट हो, क्रिकेट का मेरे ख्याल में स्टेडियम बन रहा है गाजियाबाद में, उसका हो भी गया, भूमि अधिग्रहण हो गया है, और मैं तो कहूँगा क्रिकेट तो हो ही रहा है। बाकी जितने भी खेल हैं, चाहे कुश्ती हो, चाहे शूटिंग रेंजेस हो, बड़ी बड़ी शूटिंग रेंजेस होनी चाहिए, स्पेशल कोचेज होने चाहिए, तो उस पर हम लोगों को काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो ब्रीड है वो बहुत बड़ी है, दिमाग बहुत अच्छा है और सोच बहुत अच्छी है। सोच ऊपर तक वाली सोच है कि हाँ, जिस काम को हम चाहते हैं करना उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ की ब्रीड बहुत अच्छी है, ब्रीड बहुत बड़ी है। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए और अच्छी सुविधा होनी चाहिए। अलका, आपसे थोड़ा आपका बैकग्राउंड समझना चाहूँगी, कहाँ से रेसलिंग की ये जो अंदर भावना आई, कहाँ से पनपी, किस तरीके से आपने शुरू किया, और आज के लिए अगर मैं बात करूं महिलाओं के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? अगर रेसलिंग में वो अपने करियर को देखती हैं तो क्या चुनौतियां उनके लिए हैं, किस तरीके से वो अपने करियर को चुन सकती हैं रेसलिंग में? देखिए, दंगल मूवी सबने देखी होगी, तो वही मेरी स्टोरी है। मेरे पापा से ही मुझे प्रेरणा मिली। मेरे पापा ही मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे एक पहचान मिल पाई। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं भी आज कहीं और होती। मेरा जो पहचान बनी है, जो मेरा नाम आप वो नहीं हो पाता। तो मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, जो मेरे कोच हैं श्री जबर सिंह सोम, उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। तभी क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम आती है हम जब रेसलिंग या कोई भी गेम करते हैं, अगर आपका सपोर्ट आपके साथ खड़ा है तो आप बहुत आगे तक जाते हैं। और जो आपने बात कही कि रेसलिंग में क्या फ्यूचर है, बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। और तब मैं आई थी 1998 में मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी। कोई भी लड़की मेरे को दूर दूर तक नहीं दिखती थी रेसलिंग में। मुझे लड़कों के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, मुझे अपने भाइयों के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, लेकिन मैंने अपना एम बनाया हुआ था कि मुझे उस टारगेट तक पहुंचना है, वर्ल्ड लेवल की। मैं भारत की पहली महिला रेसलर बनी जिसने ब्राउन्ज मेडल दिया अपने उत्तर प्रदेश को, और इस बात का मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। और इस उपलब्धि पर एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अलका लगातार दूसरों के लिए
अब प्रेरणा बन रही हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी भी आपसे यही सवाल करूंगी कि क्या आपको लगता है कि जब हम दंगल देखते हैं, फोगाट बहनों को देखते हैं, अलका तोमर को देखते हैं, उसके बावजूद आपको लगता है कि अभी भी महिलाएं इंटरेस्ट ले रही हैं रेसलिंग में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं लड़कियां। मेरे मेरठ की ही लड़कियां लगा लीजिए, कम से कम हमारे पास 50+ लड़कियां हैं जो रेसलिंग में मेरे बाद आई और उनका फ्यूचर आज रेसलिंग में बन चुका है। चाहे वो किसी भी फील्ड में गई है, चाहे वो पुलिस में है, सीआरपीएफ में है, रेलवे में है, हर फील्ड में हर पोस्ट पर लड़कियां गई हैं। और मेरे ख्याल से अब 8+ जो 8 साल की लड़कियां हैं वो भी रेसलिंग करने आ रहे हैं कि हमको भी गीता बबीता की तरह, अलका तोमर की तरह बनना है। और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को रेसलिंग करनी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी, अपनी सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि देखिए हर जगह आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं जा सकते। तो लड़की को आज के टाइम में सशक्त होना चाहिए। एक नारी शक्ति अपने आप में है वो, लेकिन अगर हर लड़की अपने आप को 1 घंटा दे तो मुझे नहीं लगता उसको किसी की ज़रूरत है। अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकती है। बिल्कुल। शार्दुल, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? कैसे आपने शुरू किया पूरा अपना, अगर ट्रेनिंग सेशन की मैं बात करूं, कैसे आपने शुरू किया? और आज जो बच्चे, जो युवा हैं, वो अगर शूटिंग में अपने भविष्य को देखते हैं तो कैसे उन्हें सपोर्ट आपसे मिले, क्योंकि वो आपको ही जानते हैं युवा पर्सनालिटी के तौर पर? जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली से स्टार्ट करी थी। फिर मैं सभी यूथ को बोलना चाहूँगा, बहुत ही एलाइट एज होती है एक कोई भी स्पोर्ट पिक करके और स्टार्ट करने की। तो उसमें आपको बस हार्ड वर्क करना है और कोई भी आप एक स्पोर्ट पिक करके या फिर डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, तो उसमें आप एक अपना करियर सक्सीड कर सकते हैं। प्रवीण जी, अगर हम ओलंपिक, एशियन गेम्स में यूपी के मुकाबले अगर दूसरे राज्यों की बात करते हैं, वहां से ज्यादा खिलाड़ी पहुंचते हैं और वो मेडल भी जीतते हैं, ऐसा हम यूपी में क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि जबकि पश्चिम यूपी की हम बात करें, ज्यादातर खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बावजूद कहीं ना कहीं आपको कोई कमी लगती है? नहीं, मुझे तो अभी फिलहाल कमी नहीं लग रही है, क्योंकि शूटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है वेस्ट यूपी के लड़कों ने, चाहे शार्दुल हो चाहे गौरव हो, तो शूटिंग में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बाकी लेकिन आप और गेम देखिए, स्विमिंग देखिए, कुश्ती में थोड़ा सा अभाव कम हुआ है, थोड़ा लड़के कम हुए हैं, लड़कियां थोड़ा कम हुई हैं, जहाँ तक मुझे ज्ञान है। लेकिन वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है, अच्छे कोचेज़ नहीं है, ट्रेनर नहीं है, अच्छे फिजियो नहीं है। सबसे बड़ी बात फिजियो की आती है। आपको चोट लगी, आपको सीधा दिल्ली जाना पड़ता है, आपको दिल्ली नहीं कुछ मिला तो फिर आपको मुंबई जाना पड़ता है। तो यहाँ पे सिर्फ उसकी अभाव है इन सब चीज़ों का। जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अच्छे कोचेज़ होने चाहिए, पर्सनल कोचेज़ भी होने चाहिए, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए शार्दुल है, शार्दुल को पर्सनल कोचिंग की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड कराए, एक अच्छा कोच प्रोवाइड कराए। तो इन सब चीज़ की कमी है और मेरे ख्याल में कमी करीबन 25-30 साल से चली आ रही है, तो ये दूर होनी चाहिए। शार्दुल, सपोर्ट मिलता है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको अपना फ्यूचर भी देखना है शूटिंग में, तो कितना सपोर्ट मिलता है फैमिली से या फिर कोच से, या फिर अगर सरकार की बात की जाए, कितना वहाँ से सपोर्ट मिलता है आपको? देखिए, जितना मैं अभी तक जानता हूँ, मेरी फैमिली, मेरे कोचेज़ और इनफैक्ट जो गवर्नमेंट भी है वो पूरा सपोर्ट करती है। और जो नई नई स्कीम्स हैं खेलो इंडिया टाइप, वो बहुत सपोर्ट कर रही हैं। जब आप आगे टीम में आ जाते हो तो टॉप्स आपको आगे आउट ऑफ कंट्री आपको ट्रेनिंग करने भेजती है, तो बड़ा अच्छा हो रहा है। अलका, आप जॉब की बात लगातार कर रही थी कि जॉब की बहुत दिक्कत है, तो क्यों आपको लगता है कि ये दिक्कत है और कैसे इसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, हर स्टेट में एक इन्होंने लेवल बनाया हुआ है कि स्टेट लेवल पे अगर आप गोल्ड जीतते हैं आपको ये वाली पोस्ट मिलती है, नेशनल लेवल पे आप जाते हैं तो वो पोस्ट मिलती है, लेकिन वो पोस्ट है कहाँ? मेरे पास मेरी कज़न है, इंटरनेशनल लेवल पे उसके 17 या 18 मेडल हैं, लेकिन उसे किसी ने अभी तक ये नहीं जॉब ऑफर नहीं की है उस लड़की को। अब वो हरियाणा में जाके जॉब कर रही है। नहीं, तो इसके लिए क्या आपने बात की थी? क्या उन्होंने सरकार से बात की थी? जी बिल्कुल, उसने अच्छी तरह से फॉर्म वगैरह सब कुछ फिलअप करते हैं, हम हर बार ट्राई भी करते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब हमको नहीं मिलता है। पता नहीं वो हमारी लेटर या चिट्ठियां कहाँ पे चली जाती हैं। जो एक डिज़र्व करता है बंदा, उसको जॉब नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पा रही है? ये सिस्टम में खराबी है या जहाँ सही
पहुंचना चाहिए वहाँ पे वो पहुंच नहीं पाती हैं या कोई देख नहीं पाता है, तो इस चीज़ का बड़ा अभाव है और मुझे बहुत गलत लगता है ये चीज़। आप हमारे यहाँ से, या मैं गरिमा चौधरी को आप जानते हैं, मेरठ जानता है पूरा गरिमा चौधरी को, उस लड़की ने, हमारे अकेली लड़की है जो ओलंपिक में गई, लेकिन उस लड़की को हमारे यूपी वाले लेकर नहीं आ पाए। क्यों नहीं लेकर आ पाए आप? जब हरियाणा उसको बुला रहा है, हरियाणा उसको जॉब दे रहा है, आप जॉब नहीं दे सकते क्या? हमारी बेटी है वो दूसरे प्रदेश में जाके जॉब कर रही है, तो हम भी तो उसको जॉब दे सकते हैं अपने मेरठ में, अपने उत्तर प्रदेश में कहीं भी। जब उसने उत्तर प्रदेश को मेडल दिए हैं, इतने मेडल दिए हैं उसने, तो हम क्यों नहीं अपने बंदों को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? बताइए आप। प्रवीण, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि खेल मंत्री चेतन चौहान जी हैं, वो पूर्व क्रिकेटर भी हैं, तो आप ऐसी पर्सनालिटीज को कैसे देख रहे हैं जब खुद क्रिकेटर खेल मंत्रालय को संभाल रहे हैं? तो उनसे फिर क्या उम्मीदें आप लोगों की हो जाती हैं? ये बड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। नहीं, तो लेकिन इसका जवाब मैं आपसे सीधा चाहूंगी कि बिल्कुल सीधा, ताकि लोग समझ मैं पाएं। बिल्कुल सीधा जवाब दूंगा, जैसे अलका जी ने कहा। क्योंकि आप हरियाणा में चले जाइए, जब मैं इंडिया खेला तो मुझे ऐसा ही बना रहे थे, तो मैंने मना कर दिया था। मैं बाद में ONGC ज्वाइन किया, लेकिन इंडिया खेलने के बाद भी आपको ऐसा ही बना रहे हैं, वहाँ पे आपको DSP बना रहे हैं। सही बात है। तो वो थोड़ा सा अंतर हो जाता है। और बाकी चेतन चौहान सर से मैं पर्सनली मिलकर कह दूंगा, मैं सर कुछ करिए। लेकिन फिर भी आपने अभी जवाब उसका वैसे नहीं दिया जैसा कि जवाब होना चाहिए था, ताकि लोग सिंपल तरीके से समझ पाए कि जब खुद स्पोर्ट्स पर्सनालिटी खेल मंत्रालय को संभाल रहे हैं, तो उनसे खिलाड़ियों की क्या उम्मीदें हो जाती हैं? अभी कुछ दिन हैं सर के पास में, मेरे ख्याल में कुछ आने वाले दिनों में सर कुछ करेंगे, कुछ निकालेंगे, इसका हल निकालेंगे। अलका, आपकी क्या उम्मीदें हैं? किस तरीके से क्या काम होना चाहिए? उम्मीदें ही लगा के बैठे हुए हैं हम, और उम्मीदों पे कहते हैं कि दुनिया कायम है। तो अलका, आप नाराज बहुत ज्यादा लग रही हैं, क्योंकि देखिए आपने बहुत मेडल लाए हैं देश के लिए, और ऐसे में अगर आप इतनी नाराज दिख रही हैं तो क्या वजह है? क्यों इतनी नाराजगी सरकार से? वजह इसलिए मैम, मैंने एकेडमी का डाला हुआ था, रेसलिंग एकेडमी अपनी, जिसकी फाइल मेरी अभी अटकी हुई है। मुझे भी नहीं पता कहाँ पे अटकी हुई है, क्यों अटकी हुई है। एक अच्छा काम करना चाह रही हूँ सिर्फ लड़कियों के लिए, और मैंने ये भी बोला हो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगी, मैं कोई चार्जेस नहीं लूँगी, क्योंकि रेसलिंग की वजह से मेरी पहचान बनी है, जिसकी वजह से मेरा नाम हुआ है, तो उसको मैं और ऊंचाइयों पे लेना चाहती हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैंने सभी में, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, एशियन चैंपियनशिप, सब में मैंने मेडल जीता है। सिर्फ ओलंपिक मेरा बचा था जिसमें मैं नहीं जा पाई थी किन्हीं कारणों की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं नहीं कर पाई हूँ और लड़कियाँ वो कर पाएँ, मैं उस लेवल पे उन लड़कियों को ले जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है किस तरह की आपको मेहनत करानी है, क्या आपको फैसिलिटी चाहिए, क्या आपको देना है। तो मैं वो अकेडमी के पीछे लगी हूँ, लेकिन मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ का मुझे मलाल है बहुत ज़्यादा। प्रवीण, लगातार हम बेहतरी पे बात कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी काम हो। क्रिकेट को आप इस वक्त अगर देखा जाए, जो अभी टीम है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या कोई सुझाव आप देना चाहेंगे इस क्रिकेट टीम के लिए? अपनी क्रिकेट टीम तो बहुत ज़बरदस्त खेल रही है। आपने पिछला मैच भी देखा होगा, बॉलर पहले बोलते थे कि बैट्समैन मैच जिताते थे, और अब पिछले 3-4 सालों से बॉलर्स मैच जिता रहे हैं, खासतौर से फास्ट बॉलर्स, जो हमारी कमी होती थी। पहले एक बॉलर अच्छा डालता था, अब 3-4 फास्ट बॉलर्स अच्छे डाल रहे हो, जो बेंच पे बैठे हुए हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो फिलहाल बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग, और मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में भी हम प्रबल दावेदार हैं, और हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे। शार्दुल, अभी ओलंपिक भी आने वाला है, तो क्या उम्मीद लग रही है भारत की? अगर बात की जाए तो ओलंपिक में भारत की भूमिका और क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से? पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक जितने भी मेडल आए हैं, तो इंडिया इस बार बहुत ज़्यादा मेडल लाएगा, क्योंकि रियो के मुकाबले अगर देखा जाए, हाँ, शार्दुल, रियो के मुकाबले इस बार टोक्यो में बहुत ज़्यादा मेडल आने वाले हैं। इस बार शूटिंग से भी पिछली बार रियो में कोई मेडल नहीं आया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि शूटिंग में इस बार 5-6 मेडल आ सकते हैं। ये कैसे लग रहा है? किन खिलाड़ियों से आपको उम्मीद है? क्योंकि सारे एथलीट्स इतने मेहनत कर रहे हैं, कोचेस इतने मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से। अलका, आपको क्या उम्मीद है इस बार के टोक्यो ओलंपिक से? जी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि पहले के अकॉर्डिंग हम सब बहुत जागरूक हुए हैं हर खेल में, हर चाहे फील्ड में। मैं अपनी रेसलिंग से कहना चाहूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं अपनी रेसलरों से। मेरे को लगता है 4 या 5 मेडल हमारे ज़रूर आएंगे। हमारा बजरंग पुनिया है, विनेश फोगाट है, और मतलब और भी यंग हमारे प्लेयर इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो हमारी पहले सीनियर लड़कियाँ थी, हमारी जूनियर लड़कियों ने उनको बीट करके आगे आई हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उन लड़कियों से, और आई होप कि और भी जो गेम है उनमें भी ज़्यादा से मेडल आएँ और हमारा तिरंगा लहराए
ओलंपिक में। प्रवीण, अगर 2020 में ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें भारतीय टीम को कैसे आप देखते हैं और क्या लग रहा है कि इस बार कप हमारे घर आएगा? बिल्कुल, मैं इंडिया न्यूज़ पे भी बैठता हूँ उधर बड़े वाले चैनल पे, तो बड़ा अच्छा टीम कर रही है, कप्तान बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में है और शिखर धवन अच्छी फॉर्म में आए हैं। और सबसे बड़ी बात, स्पिनर्स भी अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो चाहल हो, चाहे कुलदीप हो, चाहे वो फिर बुमराह फास्ट बॉलर हो, तो सारी टीम बड़े अच्छा कॉम्बिनेशन में खेल रही है। हम लोग पहला मैच हारे, ठीक है, एक हार जीत होती रहती है, लेकिन जैसा हमने बाउंस बैक किया दोबारा मैच में, वो बहुत ज़बरदस्त था और हम प्रबल दावेदार हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग ये टूर्नामेंट जीतेंगे। सिर्फ पॉजिटिव होने की जरूरत है और बेहतर ट्रेनिंग। नेगेटिव कुछ है नहीं टीम में, कुछ नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल, और ऐसा ही होना भी चाहिए। अलका, लगातार जिस तरीके से आपका हम गुस्सा देख पा रहे हैं पता नहीं नाराजगी तो है आपको, लेकिन अब जो कि मेरा पहला सवाल था कि जब भी कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अगर अपने करियर को देखता है तो सबसे पहला जो गेम होता है वो क्रिकेट को समझ पाता है, रेसलिंग को क्यों नहीं? क्रिकेट को देखिए, एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्रिकेट के जितने भी आप मैचेस देख लीजिए, रणजी देख लीजिए, चाहे छोटा से छोटा मैच हो रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट आता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उसका मतलब मीडिया बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर रही है। लेकिन मीडिया वैसे सबको, सारे जितने भी गेम हो रहे हैं सबको सपोर्ट कर रही है। मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मीडिया की वजह से हर खिलाड़ी को, हर प्लेयर को मीडिया की वजह से हर घर में जाना जा रहा, तो मीडिया को धन्यवाद। और यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा करें हमारे खिलाड़ी और भी ज़्यादा। और गुस्से की जो आपने बात कही, तो बस यही है कि मैं चाहूँगी पॉजिटिव वे में हमारे खिलाड़ियों को लें, क्योंकि हमारे खिलाड़ी भी और खिलाड़ियों से कम नहीं हैं। अगर आप उन्हें सुविधा देंगे, साधन देंगे, तो वो भी ओलंपिक लेवल तक जाएंगे, वो भी एशियन गेम्स में मेडल जीतेंगे। लेकिन आप सबका सपोर्ट मिलेगा तब, अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप उन्हें सुविधाएं नहीं देंगे, क्योंकि देखिए हर खिलाड़ी देखता है, हर खिलाड़ी को पता है, सभी खिलाड़ी, हरियाणा के खिलाड़ी जितने भी, सबके कांटेक्ट में रहते हैं कि चलो आज हम ये मेडल लेकर आए, तो आपको क्या दिया आपकी सरकार ने? भाई हमको तो गाड़ी मिली है, हमको इतना पैसा दिया है, हमको वो मिला है, तो हमारा भी मन करता है भाई कि हमको भी वो चीज़ें मिले। जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता तो सभी लड़कियों को वहाँ पे गाड़ी मिली, पैसा मिला बहुत ज़्यादा, और डीएसपी उनको डायरेक्ट बनाया गया, लेकिन हमें कोई नहीं पूछा, हमें किसी ने नहीं पूछा भाई, हमें अवार्ड मिल। अपनी खेल नीति को और बेहतर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैडम, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और खिलाड़ियों का बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा और तभी हम कुछ बेटर कर पाएंगे। और जो हमारी जो कमियां हैं, हमारे जो फील्ड हैं, चाहे आप शूटिंग का ले लीजिए, आप शार्दुल की बात हम कर रहे थे, शार्दुल को दिल्ली जाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, क्या मेरठ में नहीं रेंज बन सकती है उसके लिए? बिल्कुल। शार्दुल, क्या आपको भी लगता है कि क्रिकेट के मुकाबले आप लोगों को पॉपुलैरिटी इतनी नहीं मिल पाती है? देखो, इंडिया का मोस्ट फेवरेबल स्पोर्ट तो क्रिकेट है, लेकिन शूटिंग भी अब धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। अब जैसे पहले से मुताबिक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है। हाँ, लेकिन अगर रेंज, जो हमारी रेंज बोलते हैं हम, जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो हर एक स्टेट में, वो हर डिस्ट्रिक्ट में हो, तो हम बहुत आगे पहुंच सकते हैं। शूटिंग भी, रेसलिंग भी, हर सारे स्पोर्ट बहुत आगे पहुंच सकते हैं। समय की थोड़ी कमी है, इसलिए प्रवीण, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो क्रिकेटर हैं वो राजनीति में भी आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भविष्य में ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? और इसी के साथ एक और मेरा सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे खिलाड़ियों को यहाँ से? खिलाड़ियों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जितना भी काम करें आप पूरा करें, लेकिन खेल के साथ साथ में पढ़ाई भी करें। मैं भी थोड़ा ही पढ़ा हूँ, 12वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन क्रिकेट के हिसाब से छोड़ना पड़ा। और बाकी जो आपका पहला क्वेश्चन था, भविष्य में सोचा जाएगा, नहीं तो फिर मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ओएनजीसी की नौकरी बहुत अच्छी है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ओएनजीसी की नौकरी छोड़नी पड़े। मतलब अभी आपने सोचा नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं भविष्य में। अलका, आपसे भी मेरा सवाल कि क्या अभी उम्मीदें आपसे और हम रखें ताकि आप और बेहतर से बेहतर करें और इस देश का नाम रोशन करें? क्या उन लोगों को आप संदेश देना चाहेंगी, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो रेसलिंग में अपना करियर देखती हैं?
जी बिल्कुल, मेरे से आप उम्मीद कर सकते हैं। मैं CCS यूनिवर्सिटी में भी एक टाइम प्रैक्टिस कराती हूँ। एकेडमी तो पता नहीं कब बनेगी मेरी, लेकिन मैं अपनी पूरी सेवा दे रही हूँ वहाँ पे। एक टाइम 3 घंटे मैं प्रैक्टिस कराती हूँ यूनिवर्सिटी में, CCS यूनिवर्सिटी में। अपनी लड़कियाँ हैं जूनियर, उनको और सभी बच्चियों से, सभी जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि गेम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आइए, क्योंकि जो गेम का लेवल है आज के टाइम में बहुत आगे जा चुका है। बहुत अच्छा फ्यूचर है गेम में, और आप सब गेम करें। और थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक सभी खिलाड़ियों के लिए। शार्दुल, आपसे भी मेरा यही सवाल, आप बहुत छोटे हैं अभी, और जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? शूटिंग में कहूँ मैं, या फिर किसी भी खेल के लिए, अगर वो खेल को अपना भविष्य बनाना चाहते, करियर बनाना चाहते, तो उनके लिए क्या संदेश इंडिया न्यूज़ के मंच से? मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि भैया ने कहा कि स्पोर्ट के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। मैं भी मेरी भी रेगुलर स्टडीज़ चलती रहती हैं। हाँ, लेकिन मैं 100% नहीं दे पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 60 दूँ, क्योंकि बिना स्टडीज़ के स्पोर्ट्स नहीं है और बिना स्पोर्ट्स के स्टडीज़ भी नहीं है। तो यही होगा कि आप दोनों फोकस करो, लेकिन जिसमें आप ज़्यादा अच्छे हो तो उसमें 60% दे दो, लेकिन आपको दोनों लेके चलने पड़ेंगे। प्रवीण, अब आखिरी सवाल तो मैंने किया था, लेकिन एक और सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार हम अलका को सुन पा रहे हैं, शार्दुल को सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाकी जो गेम्स हैं वहां पर उतनी चीजें नहीं हो पा रही हैं जितनी कि क्रिकेट में होती हैं। क्या आपको लगता है कि भेदभाव थोड़ा बहुत तो है? नहीं, भेदभाव नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि सबको पता है क्रिकेट में पैसा बहुत है, स्पॉन्सर्स बहुत है, टीवी के जो एड्स बहुत हैं, उसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व करना चाहते हैं लोग। तो हाँ, लेकिन दूसरे गेमों में थोड़ा सा कमी है, इसको सुधार सकते हैं हम लोग। गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि ये क्रिकेट जो है प्राइवेट बॉडी है, BCCI प्राइवेट बॉडी है, और जो गवर्नमेंट है उसमें भी बहुत सारा पैसा है, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा मेरे ख्याल में कुछ कम कर पा रही है, लेकिन उसमें सुधार की ज़रूरत है। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और इसीलिए अपार संभावनाएं यहाँ पर हैं, तो इसीलिए मेरा सवाल ये था कि क्यों इस जो ये भेदभाव हो रहा है इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? क्योंकि आप बहुत बच रहे हैं जवाब देने में, आप सीधे जवाब नहीं दे पा रहे। मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी कोशिश पूरी नहीं हो पा रही है। मैं जवाब सीधे ही देता हूँ, इसमें भेदभाव की कमी है ही नहीं। क्रिकेट में हाँ पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट क्या नहीं है, ये प्राइवेट बॉडी है, तो प्राइवेट बॉडी में हमेशा ज़्यादा पैसा रहता है। लेकिन जैसे कि हाँ, हम लोग कह सकते हैं कोई मेडल लेके आए, जैसे शार्दुल है, शार्दुल की जैसे उम्र बढ़ेगी इसको DSP बना सकते हैं, इसको बड़ा कुछ ओहदा दे सकते हैं। कोई और प्लेयर आएगा तो गवर्नमेंट और बड़ा अच्छा कुछ कर सकती है, तो गवर्नमेंट को इसमें आगे आने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर हर गेम के लिए सोचने की जरूरत है, हर खिलाड़ी के लिए आपको बेहतर करना होगा। जो भी नाराजगी अलका की है, शार्दुल जो चाहते हैं सरकार से, वो तमाम चीजें पूरी हो। और आप सभी का आने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी चर्चा और बहुत कुछ हम समझ पाए। थैंक यू।